नमस्कार दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का अर्थ जाना था, जीएसटी परिषद की संरचना को जाना था तथा उसके कार्यों को जाना था और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत करों की दरों के विषय में हमने जाना था। और भी बहुत सी बातें थी जो हमने उसमें डिस्कस की हैं, जैसे कि जीएसटी नंबर, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाले कौन कौन से राज्य थे और ये कब से लागू हुआ, किन करों का इसने स्थान लिया है और कौन से कर इस जीएसटी प्रणाली से बाहर रखे गए हैं। और भी बहुत सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जीएसटी से संबंधित वो हमने भाग 1 में कवर की हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से भाग 1 को देख सकते हैं। इस भाग में हम पुरानी कर प्रणाली में क्या क्या कमियां थी, या ये कह लीजिए कि जीएसटी प्रणाली लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या कारण थे, इनको जानेंगे। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रमुख लाभ क्या क्या हैं, इनको हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पुरानी कर प्रणाली में कमियां या जीएसटी प्रणाली लागू करने की आवश्यकता। भारतीय संविधान में कर संबंधी पुराने नियम में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास था। इन सब ने अपने अपने हिसाब से कर बनाए और कर की श्रेणियां तय कर दी। इसी कारण एक एक वस्तु पर कई कई कर लद गए। कई बार वस्तुओं पर कर के ऊपर कर भी लगते थे। उदाहरण के लिए, उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से टैक्स लगते थे। जैसे ही वस्तु फर्म से निकलता था, फर्म से निकला करती थी, उत्पादन होता था, सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क चुकाना पड़ता था। कई वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगता था। यदि वही वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती थी तो राज्य में घुसते ही उस पर प्रवेश शुल्क लगता था। इसके बाद जगह जगह चुंगियाँ अलग से लगा करती थी। वस्तु बेचते समय बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर चुकाना पड़ता था। कई मामलों में खरीद पर कर यानी कि परचेज टैक्स भी लगता था। यदि कोई वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती थी तो इस पर अलग से कर लगता था, लग्जरी टैक्स। यदि वह वस्तु किसी होटल या ढाबा आदि में उपलब्ध कराई जा रही होती थी तो सेवा कर अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने तक किसी वस्तु या सेवा को कई तरह के करों से गुजरना पड़ता था। छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए इनके जो नियम कानून थे उनसे निपटना बड़ा मुश्किल काम था। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे उत्पादन से लेकर बिक्री तक लगाया जा सके। उत्पादन और बिक्री का अलग अलग पैच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार आपूर्ति तय कर दिया गया। इसके लिए नियमानुसार कर कानूनों में बदलाव भी किया गया। अब हम पढ़ते हैं वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। 1 जुलाई 2017 से लागू इस नई कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली, उत्पादन के बजाय उपभोग पर कर। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में कर की वसूली तब होती है जब किसी वस्तु या सेवा को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित जीएसटी कर भी शामिल रहता है। इस जीएसटी को वस्तु या सेवा की आपूर्ति देने वाला अर्थात विक्रेता आपूर्ति लेने वाले अर्थात उपभोक्ता या क्रेता से वसूलता है, बाद में इसे सरकार के खाते में जमा करता है।
अर्थात जीएसटी की वसूली की जिम्मेदारी वस्तु या सेवा देने वाले पर होती है। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी, हर बार जीएसटी चुकाना होता है। इनपुट क्रेडिट सिस्टम से कर वापसी, दूसरी विशेषता जो है इसकी यह है इनपुट क्रेडिट सिस्टम से कर वापसी। क्योंकि जीएसटी सिस्टम में जो जीएसटी प्रणाली है उसमें हर खरीद बिक्री पर कर चुकाना पड़ता है। ऐसे में उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने पर वस्तु बहुत महंगी हो जानी चाहिए, लेकिन इनपुट क्रेडिट सिस्टम के कारण ऐसा नहीं होता है। इस सिस्टम में वस्तु की खरीद बिक्री के आखिरी स्तर से पहले के सभी स्तरों पर जमा किए गए सभी करों को वापस पाने की व्यवस्था है। यानी कि जो खरीद बिक्री के प्रारंभिक स्तर हैं उनमें जो भी टैक्स चुकाया गया है वो सब वापस हो जाते हैं और केवल अंतिम स्तर पर जो कि उपभोक्ता के साथ खरीद बिक्री होती है, केवल वो टैक्स जो है सरकार के खाते में रह जाता है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम या वास्तविक उपभोक्ता नहीं है और उसने पहले के किसी स्तर में जीएसटी जमा किया है तो इसके बदले उस व्यक्ति को टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल वह सरकार को जीएसटी भुगतान के लिए कर सकते हैं। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान वह व्यक्ति टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी व्यवस्थित करा सकता है। कर के ऊपर कर न लगना, एक ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पुरानी कर व्यवस्था में न सिर्फ एक वस्तु पर कई अलग अलग कर लगते थे बल्कि कई मामलों में कर के ऊपर कर भी लग जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं दो या दो से अधिक तरह की श्रेणियों में आ जाती थी। अब यह समस्या खत्म हो गई है क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा ही अदा किया जाना है। बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़ता है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। अगली विशेषता है कर दर पर मनमानी नहीं, यानी कि जो कर की दरें हैं वो मनमानी ढंग से तय नहीं होंगी। पहले की कर प्रणाली में राज्य सरकारें अपने यहाँ बिकने वाले सामान पर अपनी मर्जी से कर लगा देती थी, इसकी दर भी अपने अपने हिसाब से तय करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी की दर में किसी तरह के बदलाव के लिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद बनाई गई है, तो जो भी वो बदलाव करेगी वो सभी पर लागू होगा। अब हम बात करते हैं वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के प्रमुख लाभों की। तो 1 जुलाई 2017 से लागू इस नई प्रणाली के जो प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, सामान्य लोगों के लिए लाभ। अब सामान्य लोगों के लिए क्या क्या लाभ हैं? पहला, वस्तुओं पर तरह तरह के करों से छुटकारा मिल गया है। कर के ऊपर कर खत्म होने से वस्तुओं की कीमत में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं हो पाती। दूसरा, यानी कि उनको वस्तुएं जो हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। ये जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी वस्तुओं पर कर की दरें कम तय की गई हैं, इससे ये वस्तुएं भी सस्ते में मिल सकेंगी। तीसरा जो लाभ है सामान्य लोगों के लिए वो है कारोबार का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जीएसटी के दायरे में आ जाने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इस राजस्व को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी जन सुविधाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। व्यवसायियों के लिए लाभ। व्यवसायियों के लाभ क्या है? व्यवसायियों के लिए अब व्यापार आसान, तेज और अधिक लाभदायक होगा। कंपनियां ज़्यादा सस्ता और प्रतियोगी माल निर्मित कर सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य उत्पाद बनाया जा सकेगा। दूसरी विशेषता या दूसरा जो लाभ है इस प्रणाली का वो है जीएसटी प्रणाली में कारोबार संबंधी सारे दस्तावेज ऑनलाइन होते हैं। किसी तरह की गलती होने पर या दस्तावेज खो जाने पर उसे ऑनलाइन ही सुधारने की सुविधा होगी।
व्यवसायियों को सरकारी विभागों व कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो इससे उनका समय भी बचेगा और उलझन भी नहीं रहेगी। लघु उद्योगों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें आर्थिक सहायता या छूट देती हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए बड़े कारोबारी क्या करते थे कि अपने बड़े उद्यम को ही कई छोटे छोटे हिस्सों में करके दिखाते थे और इन रियायतों का, इन आर्थिक सहायताओं का फ़ायदा उठा लेते थे। जीएसटी सिस्टम में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो अगला लाभ है वह है सरकार व प्रशासन के लिए। पहली कर प्रणाली में बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा छिपा होता था, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता था सरकार के, एक तरह से कह लीजिए कि सरकार के निगाहों में वो नहीं आता था। वस्तुओं के उत्पादन से लेकर बिक्री तक की श्रृंखला में बहुत सी जगहों पर काम दिखाया ही नहीं जाता था, उनका हिसाब ही नहीं दिखाया जाता था। उन पर कर भी सरकार को नहीं मिल पाता था, सरकार उन पर टैक्स नहीं लगा पाती थी। अब ऐसे छूटे या ये कह लीजिए कि छिपे हुए लोग भी जीएसटी प्रणाली में शामिल हो जाएंगे। इससे कर चोरी की संभावना कम हो गई है और सरकार की आय बढ़ी है। हर स्तर पर खरीदारी और बिक्री की रसीदों का मिलान होना जरूरी होगा, तभी पहले के स्तरों में जमा किया गया टैक्स क्रेडिट का लाभ व्यवसायियों को मिल सकेगा। इस श्रृंखला में चूंकि हर किसी को पावती यानी कि बिल देना और बाद में उनकी रसीद पेश करना जरूरी होगा, इसलिए बाजार पूरी तरह से लेखा के अंतर्गत होगा, यानी कि अकाउंटेड होगा, सबका हिसाब किताब रखा जाएगा और काला बाजारी पर लगाम लगेगी। पहली कर प्रणाली में एक ही वस्तु अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम पर मिलती थी। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते थे और आसपास के राज्यों से सस्ते सामान की तस्करी करते थे। सरकार की निगाहों में आए बिना, या ये कह लीजिए कि टैक्स चुकाए बिना ही वो क्या करते थे, तस्करी किया करते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में, सस्ते राज्य से, मतलब जहाँ पर वस्तुएं सस्ती मिलती हैं वहाँ से वस्तुएं खरीद कर महंगाई वाले राज्य में वो उसको बेचा करते थे। अब पूरे देश में एक जैसा कर होने से वस्तुओं के दाम एक जैसे होंगे, इससे तस्करी पर लगाम लगेगी। इस नई कर प्रणाली में सरकारों के लिए कर प्रशासन व प्रबंधन बहुत आसान हो गया है। करों की संख्या कम होने से केंद्र व राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्यभार जो है वो बहुत ही कम हो गया है। पंजीकरण और कर भुगतान संबंधी सारे विवरण ऑनलाइन होने से निगरानी बहुत आसान हो गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। पुरानी कर प्रणाली की कमियां हमने देखी, इसमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें जीएसटी कर प्रणाली की, इसकी विशेषताएं व लाभ क्या क्या हैं, ये हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली पर पूरी तरह से हमने जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो दोनों ही वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सभी प्रश्न जो हैं, सभी डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए, आपके हर प्रश्न का जल्दी से जल्दी और सही से सही जवाब दिया जाए। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.